हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक लेकर के मैं आया आपके पास। देखिए, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में करीब 1 महीने का ही समय बचा है। अब ये वो समय है जब हमें एक फाइनल दिशा देनी होती है जो स्टूडेंट समझ जाए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। और फिर वो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 1 महीने अगर करीब बचे हैं तो आपके पास एक ही सब्जेक्ट है। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, यानी कि सोशल साइंस को हटा के भी आपके पास 4 सब्जेक्ट्स और हैं। तो किस तरीके से तैयारी की जाए और क्या माइंडसेट हो, या माइंडसेट से ज्यादा क्या हम करें। इनफैक्ट देखिए, मैं तो ये भी खुले तौर पे आपसे मैं ये बात कहता हूं कि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस मोमेंट पे भी, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपका एंड गेम है वो शुरू हो गया है, जो इस परिस्थिति में भी, इस सिचुएशन में भी, जिन्होंने बहुत गिने चुने चैप्टर्स किए होंगे, ज्यादातर 70-80% सिलेबस जिनका नहीं भी हुआ है, वो भी अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, यानी कि 80-85 तक आ जाते हैं। मेरिट नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो तो वही कर पाएगा जिसने पहले से कॉन्सेप्ट समझे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स माइंड में, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने जल्दी जल्दी रट लिया है, जिसके कॉन्सेप्ट्स माइंड में अच्छे से बैठ गए हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स मेरिट निकालते हैं साहब, ठीक है। और यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए है, पर एक डिसेंट स्कोर, एक अच्छा स्कोर आप सोशल साइंस में लेकर के आ सकते हैं। इसी कोई ट्रिक है हम कुछ घोल के आपको पिला दे, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। या हम कोई ऐसी कोई वीडियो लेकर आए जिसमें हम कह दे कि टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 10 क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। देखिए, ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, नहीं चल सकती हैं, चलेंगी नहीं चलेंगी। आपने सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि सीबीएसई किस लेवल तक के क्वेश्चंस बना सकती है। यू कैन नॉट चीट देम, देयर इज नो वे यू कैन गेस। यस, एज टीचर्स आई एडमिट कि हम टॉपिक्स गेस करा सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेपोलियनिक सिविल कोड, ज़ोल्वेरीन, जुसेप्पे मेज़ेनी, शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हम ये सब चीजें बता सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सवाल किस तरीके से पूछेंगे, या किसी लेस फेमस टॉपिक से भी वो सवाल पूछे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पास अगर देखा जाए तो कुल मिला के 21 चैप्टर से सोशल साइंस में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिला करके, और आपके पास 30 दिन है जिसमें आपको ये सब्जेक्ट छोड़ करके भी बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने बाद सिर्फ सोशल का पेपर है और फिर छुट्टी। तो क्या माइंडसेट हो। देखिए, जब एक गेंदबाज बॉलिंग करता है ना, जब आप बॉल कर डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपने बॉल ऑलमोस्ट डाल दी है, तो बॉल बाहर निकल गई है, बस ये आखिरी के 2 उंगली पे अभी वो टच है, अभी भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये फाइनल टच एक जो है, ये आपको यहां पर देना होगा। किस तरीके से फाइनल टच दे सर, 2 अप्रोच के बारे में या 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्टूडेंट ए, जिसको ऑलमोस्ट 80%, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, पर 21 में से मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट 15 से 16 चैप्टर्स जो हैं उसने पढ़ लिए हैं और उसको उनका अच्छा खासा आइडिया है। हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इन 15-16 चैप्टर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको आ जाए, पर उसको काफी हद तक सारे मेजर टॉपिक्स इन 15 और 16 चैप्टर्स के पता है। ये एक स्टूडेंट हो गया जिसने अराउंड 80% सिलेबस अच्छे से कर लिया है। अब इसको बचा हुआ करना है थोड़ा सा, और उसके बाद इसको रिवाइज करना है। इसको पहले देखेंगे कि इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरे केस में हम एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिसने, आप मान के चलिए, सिर्फ 30%, 20 to 30% सिलेबस पढ़ा है। वो क्या करे अब कि 21 में से आप मान करके चलिए कि मुश्किल से साहब 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसका उससे आइडिया होगा, ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। खैर, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 5 से 6 या 4 से 5 जो भी आप कहे, काफ़ी कम चैप्टर्स का आइडिया है। तो अब क्या किया जाए। देखिए, अगर आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं और आपके पास रिवीजन और कुछ जो आपके शेष चैप्टर्स बचे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो पहले आपके लिए मेजर आइडिया ये होगा, या आपके लिए एजेंडा ये होना चाहिए कि जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं आप उनको भी कैप्चर कर लें। साहब, इसमें झूठ क्या बोलना, ये सच आपको भी पता है। हम बोलते नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट मटेरियल आपके पास है। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग पढ़ाने के तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। भर भर के कंटेंट पढ़ा है, चाहे वो वीडियो इस साल की हो या वीडियो 4 साल पुरानी हो। साहब, सिलेबस तो सेम है। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि कुछ चैप्टर्स में अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, पर अगर आपको डिलीटेड सिलेबस पता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, किसी ना किसी वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। अलग से इसके ऊपर कई एजुकेटर्स ने वीडियो बनाई है डिलीटेड सिलेबस की। आप एक लिस्ट लेकर के, और अगर आप बस कोई भी वीडियो देखेंगे, अगर आप कंटेंट देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत है। अगर आपकी माताजी ने, पिताजी ने संघर्ष करके, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके आपको कहीं कोचिंग में भेजा है, तो वहाँ से आपको कुछ नॉलेज होगा, कुछ नोट्स होंगे, स्कूल के टीचर्स के कुछ नोट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी।
महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि अंत समय पे स्कूल आपको ज़्यादा उलझाए ना, कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के फर्स्ट या सेकंड प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए और उस वजह से स्कूल वाले ये बोले कि एक्स्ट्रा सेशन अटेंड करने आओ, छुट्टी के बाद भी अटेंड करो। इस समय पे आपका समय सब कुछ है। टाइम इज एवरीथिंग। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, अरे पैसा भी नश्वर है, टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज एवरीथिंग। तो हम क्या करें? अगर एक स्टूडेंट ए के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, पहले जो चैप्टर्स आपको नहीं पता है उनको भी पढ़ लो, दुनिया भर का कंटेंट मटेरियल है साहब। अगर आपने एक वीडियो भी देख लिया, अगर चलिए मैं दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं दूसरों को खुद से कम समझता हूं, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानता। मान लीजिए ज्योग्राफी का आपका कोई चैप्टर बचा हो, जैसे ज्योग्राफी कई स्टूडेंट्स को टफ लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता ज्योग्राफी, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, मानो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मानो ये चैप्टर बचा है ज्योग्राफी में किसी का, तो वो क्या करेगा? तो हो सकता है वो शुभम सर की वीडियो देख ले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। ठीक है, शुभम सर ने 2 पार्ट में वीडियो बनाया जिसमें ऑलमोस्ट सारे बोर्ड के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, चैप्टर को इन डेप्थ। देखिए हमारे लेक्चर्स ऑडिटोरियम तो नहीं है कि आप सुन करके चले जाए, क्लास में ही उसी वक्त आंसर याद होना चाहिए। तो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो आप नोट कर ले, वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। लाइफ लाइन्स वो भी पढ़ाया गया है, इस तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। आप रात में भी, आज तो रात और दिन की पाबंदी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई फिजिकल टीचर है और रात में आपका पढ़ने का बहुत मन है, आप जब चाहे डेटा पैक आपके पास है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर डेटा पैक की भी समस्या है तो कुछ पैसे बचाने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर मोबाइल भी नहीं है, नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, उसके बावजूद एक बेहतरीन स्टूडेंट क्या करेगा? कोई बुक होगी घर में, टेक्स्ट बुक होगी, कोई गाइड होगी, उसके हिसाब से पढ़ने का प्रयास करेगा। आप बस प्रयास कीजिए अपने आप, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मतलब देखिए, जब साधु जब मंत्र जपना शुरू करता है ना, तो उसका मन नहीं लगता, लेकिन मंत्र जपते रहना चाहिए। अगर ये सोचोगे कि जब मन लगेगा तब जप करूंगा, तो कभी मन नहीं लगेगा, कभी जप नहीं होगा। जप करते रहना चाहिए, मन एक दिन अपने आप आकर के लगेगा। संघर्ष करते रहिए साहब, 20 मिनट पढ़ पाए, 25 मिनट पढ़ पाए, टॉपिक्स पढ़ते रहिए। आपको ज्योग्राफी बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, फिर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से 2 हैं। इन चैप्टर्स को देखिए, समझिए आप, ठीक है। और इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद अब आपके पास ये होगा, जैसे यूट्यूब पे एक इनिशिएटिव रिवाइज इंडिया आपका साइंस का चल रहा है, सोशल में मैथ्स का भी कुछ आएगा, आ रहा होगा। सोशल में हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको कंटेंट तो पता है, लेकिन अभी सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर और रिसेंटली सीबीएसई का जो प्रैक्टिस पेपर रिलीज हुआ, वो देख करके, ये दोनों सॉल्व कराया मैंने, प्रैक्टिस पेपर तो हाल ही में कराया, तो ये दोनों देख करके हमें ये आइडिया आ गया कि कई बार स्टूडेंट को नॉलेज पूरा है, लेकिन वो सवाल उन्होंने इस तरीके से पूछा है कि उसको पता ही नहीं कि सवाल में लिखना क्या है। तो सिर्फ नॉलेज देना काफी नहीं है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको पूरा नॉलेज है, उसको भी कम नंबर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सवाल में पूछा क्या है, यह सवाल का जवाब एग्जैक्टली क्या लिखना है। उसको पता है कि सवाल में रॉलेट एक्ट के बारे में लिखना है, पर रॉलेट सत्याग्रह के बारे में लिखना है कि रॉलेट एक्ट क्या था उस बारे में लिखना है, नहीं पता। तो इसलिए मेरा इनिशिएटिव ये है कि बोर्ड के जितने भी पेपर्स हैं, है ना, पिछले 15-20 सालों के, उनमें हर चैप्टर से जो भी सवाल पूछे गए हैं, वो सारे सवाल लेकर के हमने चैप्टर वाइज कंपाइल किया और वो हम सॉल्व कराएंगे। और उसमें कई बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हटा करके एक प्रीसाइज लिस्ट आपको मिलेगी। वो सेम क्वेश्चंस रिपीट हो या ना हो भी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इन मेजर टॉपिक से सीबीएसई लगातार क्वेश्चंस पूछती है, ये तरीका है उनके क्वेश्चंस को फ्रेम करने का। तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अंत समय पे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जिन बुक्स में भी होता है उनमें भी 5 साल 10 साल का है, लेकिन उससे आगे का क्या, है ना। खैर, तो वो हम कराएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आप कर सकते हैं, आप हमारे साथ चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, या फिर रिवाइज करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं। ठीक है, आपको रिवीजन करना है अच्छे से। रिवीजन किस तरीके से करना है, उदाहरण के तौर पे ज्योग्राफी पकड़ते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। देखो, ज्योग्राफी में एक चीज आप सदैव याद रखिएगा, ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। तो ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन के बहुत सारे आप कह सकते हो कि होते ही हैं। जैसे आपका ये जो चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन, हर चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन दिखेगा, कोई भी आप ले लो। इसमें फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, एमपीपी में लिख रहा हूं,
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यानी कि डैम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत सारी चीज़ें, बाकी इन तीनों में भी क्लासिफिकेशन है। तो ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो क्लासिफिकेशंस के लिए आप कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखें, ठीक है, जिसमें आप कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हो और इजीली आप उसको कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हो, या फिर वो टाइप्स ऑफ रोड्स या टाइप्स ऑफ हाईवेज के बारे में बात कर रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन पार्ट आपको ज्योग्राफी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने क्लासिफिकेशन पार्ट पे भी ध्यान दिया तो 80% आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। उसके अलावा भी सवाल पूछते हैं, पर मोर और लेस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यही तरीके से वो पूछते हैं। सी इकोनॉमिक्स इज सपोज टू बी मोस्ट ईजी, है ना। डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये जो चैप्टर है ये मैं मानता हूं ये बाकी तीन के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसमें आपको एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना, और काफी चीजें आपको कुछ हद तक पता होनी चाहिए। सिविक्स में मैं मान के चलता हूं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसमें कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। कास्ट का क्या असर होता है पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स का क्या असर होता है कास्ट पे, ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सिंपल चैप्टर है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी एक थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल चैप्टर है। जैसे कोई क्वेश्चन आउटकम से डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट दे देंगे साहब आपको, डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट नॉट टू बी सो गुड इन प्रैक्टिस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, जस्टिफाई, इलैबोरेट। क्या लिखोगे कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में, डेफिनेशन में तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, पीपल्स गवर्नमेंट, ये अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, ये भी पूछते हैं। हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल, जवाबदारी है। रिस्पॉन्सिव हैज टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। लेजिटिमेट, गवर्नमेंट हैज लीगल पावर्स, इट्स अ लीगल गवर्नमेंट। ये वो पूछते हैं। प्लस साथ ही साथ वो पूछते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में बहुत अच्छी है बट प्रैक्टिस में फेल्ट नॉट टू बी सो गुड। व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन क्रिएट द आइडियल सर्कमस्टांसेस बट द ट्रू सक्सेस और फेलियर ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द पीपल। तो ये भी एक चीज हो गई यहां पे। तो ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। आपको प्रॉब्लम आ सकती है काफी ज्यादा हिस्ट्री में। सिविक्स और इकोनॉमिक्स हैंडलेबल है, ये लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया से बड़ा चैप्टर आपके पूरे बुक में कहीं नहीं है। 9th में क्या, 10th में, 9th में भी नहीं था, 10th में भी नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया इज द बिगेस्ट चैप्टर। तो ये जो नेशनलिज्म वाले चैप्टर्स हैं इन पे खास ध्यान दीजिएगा, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इन दोनों चैप्टर्स को भी मैंने अच्छे से इन डेप्थ कवर कराया है। एक दिन में भी आप समझ सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में आपके दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर, ये काफी अच्छे चैप्टर्स हैं, आपको इनको समझना होगा। और हिस्ट्री में बेस्ट क्या होता है सर? ज्योग्राफी में तो आपने क्लासिफिकेशन बता दिया, उससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें भी कुछ बता दीजिए जिससे हमारी हेल्प हो जाए। देखिए ये जो चैप्टर्स हैं इसमें डेट लाइन मत देखिएगा। बहुत लोग अंत समय में आपका टाइम वेस्ट करेंगे कि डेट लाइन देख लो, पहले ये हुआ वो हुआ। डेट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स, इट इज जस्ट अबाउट इवेंट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, 1918 में वो खत्म हुआ, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 1945 में वो खत्म हुआ। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस चीज को ठीक से समझेंगे तो यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया, ये जो बाकी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आपको मेजरली इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि इवेंट्स क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए, बाकी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस चीज के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना है। बाकी देखिए मोर और लेस फाइनल मैं यही कह सकता हूं कि रिवीजन जो है वो आपको स्टार्ट कर देना है इस वक्त, ठीक है। इससे ज़्यादा डिले आपको नहीं करना है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम दूसरे स्टूडेंट के बारे में बात करें, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत कम चैप्टर्स पढ़े हैं, तो अब ये वो टाइम है जब आपको नॉलेज ग्रास्प करना फटाफट स्टार्ट करना है, है ना। जैसे ही, क्योंकि ये 30 दिन 15 दिन में बदलेंगे ना, फिर आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आप इसको 30 दिन को 30 दिन की तरह मत देखिए। आप क्यों, लास्ट 15 डेज आर वेरी क्रूशियल, है ना। आप इसको 15 दिन की तरह ही देखिए, है ना। मैं तो आपसे यही कहूंगा, ठीक है। आपका पेपर और उसके बाद हो सकता है, पर आप 30 दिन का ही टाइम प्लान कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी समय चाहिए, ठीक है। तो आप चैप्टर्स एब्जॉर्ब करना शुरू कीजिए लाइन से।
अगर आप दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट है कि आपने बहुत कम पढ़ाई की है, तो अब मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर्स फटाफट पढ़िए और चैप्टर के मास्टर बनने की कोशिश मत कीजिए कि ये मुझे पढ़ना है तो मुझे इसमें मास्टर ही बनना है। नहीं, नॉट नेसेसरी। आप सारे मेन टॉपिक समझ लीजिए, बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स भी पढ़ लीजिए, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। एंड वंस यू हैव डन दैट एंटायर प्रोसेस, उसके बाद रिवीजन वाला पार्ट जो है आप पीवाईक्यूज देख सकते हो। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इस साल के जरूर सॉल्व करना, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना, मार्किंग स्कीम के साथ अपलोड की गई है। ये सारी चीजें आपको वहां पर चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा सर हम क्या कर सकते हैं आखिरी के समय में? क्लासिफिकेशन के लिए जितना शॉर्टकट्स बना सकते हो, जितना ईजी क्लासिफिकेशन को कर सकते हो, उतना ईजी आप इसको कर लेना, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है, सिविक्स की बात हो गई है। हिस्ट्री में जैसा मैंने कहा इवेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, ठीक है ना। इवेंट्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, और हिस्ट्री में एक पैटर्न अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो जितने भी चैप्टर्स है, यूरोप, इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रिंट कल्चर, ठीक है, ये सब एक क्रोनोलॉजी के फ्लो में चलते हैं। तो कई बार हिस्ट्री में एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट पहले हुआ था कि डांडी मार्च पहले हुआ था। तो जिसने बुक देखी होगी उसको आइडिया होगा कि नहीं, बुक में ये टॉपिक पहले था तो ये पहले था और उसके बाद वाला बाद में था। टॉपिक्स देख लीजिए, कथा समझ लीजिए, बाकी अपने हिसाब से लिखने की शक्ति आपको उसमें लानी होगी। तो वो कैसे आएगी? वो लेक्चर्स देख करके, आंसर्स लिख लिख करके। एक चीज में हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि सोशल साइंस में आंसर्स लिख लिख करके ही आपको याद करने, ठीक है। एनीवे स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपना रिवीजन प्लान करिए, ठीक है। ऐसे में एज सच आपको कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं दे रहा कि इस दिन ये पढ़ो उस दिन वो पढ़ो, क्योंकि वो आपको खुद अपने लिए बनाना होगा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा फिर। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, समझिए इन सब चीज़ों को और इन 30 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ 300 सैनिक भी हैं तो अब मायने नहीं रखता रो के धो के कि मेरे को ऐसे नहीं दिया, वो होरेशियस ने नहीं भेजा। नहीं, उस वक्त लियोनाइडस की तरह अब आप उन 300 को किस व्यू में रचते हो, ये मायने रखता है ना। पराजय तो पराजय, किंतु जय भी पराजय का होता है। अगर इस तरीके से लड़े कि वो आपको अमर बना दे तो जय आपकी ही होगी।